नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके। एक दिन पहले इसके बारे में कुछ अपडेट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि इसे अभी पहली बार रात में एक्सटर्नल पायलट्स की मदद से लैंड कराया गया था। वैसे ये अपने आप भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जो कि किसी भी मैनुअल लैंडिंग के मुकाबले काफी ज्यादा सेफ होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी कारण की वजह से इसमें ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम काम नहीं करता है या ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवरराइड करना जरूरत पड़ता है, तो उस कंडीशन में इसे मैनुअली लैंड कराया जा सकता है। इसके अलावा अभी इसकी लगभग सभी ट्रायल भी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इसे बस एक बार 28,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर लगभग 18 घंटे से ज़्यादा समय तक टेस्ट करने के बाद इसको फॉर्मली आर्मी और एयरफोर्स में इंडक्ट करना शुरू किया जाएगा। अब ये बात भी क्लियर हो चुका है कि रुस्तम 2 एक आर्म्ड ड्रोन होने वाला और इसमें पहले से ही वेपन्स को कैरी करने के लिए सिस्टम दिए गए, जिनको मिनिमल सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ वेपनाइज्ड किया जा सकता है। अभी बताया गया कि इसकी कम से कम 5 यूनिट्स को बनाने के लिए कहा गया और डीआरडीओ और एडीए की तरफ से इसकी फाइनल डिजाइन को एचएएल को हैंडओवर करने का फैसला किया गया, जिसके बाद एचएएल की तरफ से इसकी 5 नई एयरफ्रेम को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद इन 5 यूनिट को आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा यूजर ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एक तरीके से इसको आप लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी डीआरडीओ और सीवीआरडी की तरफ से एक नई डीजल टर्बोप्रॉप इंजन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको आगे चल के रुस्तम 2 की वर्तमान की 180 हॉर्स पावर की इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट एमका की तरफ से। कल ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि एमका अब दुनिया की फर्स्टेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में गिना जाने वाला है और इसकी टॉप स्पीड मार्क 2.15 से भी ज्यादा होने वाली, जो कि एचएएल की उम्मीद के मुताबिक F-22 रैप्टर की मार्क 2.2 की स्पीड को भी आगे चल के क्रॉस कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को क्लेम नहीं किया जा रहा और अभी बस इसकी मैक्सिमम स्पीड को मार्क 2.15 से ज्यादा बताया जा रहा है। और अभी इसकी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी की बात करें तो इसको भी लगभग सेम F-22 की तरह मार्क 1.8 के आसपास बताया जा रहा है, जो कि F-35 और J-20 जैसे फाइटर जेट नहीं कर सकते। अब इसके अलावा अभी एमका को लेके कुछ और अपडेट भी सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एमका में अभी एक नई इलेक्ट्रॉनिक पायलट मौजूद रहने वाला है। वैसे इसके बारे में मैंने लगभग 2 साल पहले आपको बताया था, जब तेजस की प्रोग्राम डायरेक्टर के साथ डिफेंस एक्सपो में हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि तेजस MK2 और एमका में कुछ हद तक वो AI सिस्टम को भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली एमका में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला, जिसमें ये अपने आप ही प्लेन को उड़ा सकता है, वे पॉइंट्स को फॉलो कर सकता है और पायलट्स के बेहोश हो जाने पर एयरक्राफ्ट को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है या अपने आप ही बेस पे वापस लौट सकता है। लेकिन फिलहाल इसे कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पर अभी जिस इलेक्ट्रॉनिक पायलट के बारे में बात किया जा रहा है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली ये कमांडर की तरह काम करने वाला है, जो कि पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करने वाला है, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करने वाला है। और एमका की एवियोनिक्स इंजीनियर फिरोजा नौसाद के मुताबिक ये एमका को बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के भी कोई भी मिशन को करने में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा एमका की मार्क 2 वर्जन में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे सिस्टम के साथ साथ अभी ऑटोमेटिक एयर टू रिफिलिंग सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो कि मिड एयर रिफिलिंग सिस्टम को काफी हद तक आसान करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और मेन बैटल टैंक में अभी एक नई 81 mm की स्मोक ग्रेनेड सिस्टम को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया। अब इन ग्रेनेड्स के बारे में भी मैंने एक बार डिफेंस एक्सपो में डीआरडीओ के ऑफिसर के साथ बातचीत किया था और तब ये डेवलपमेंट में था और उनके मुताबिक ये ग्रेनेड फायर करने पर ये लगभग 40 सेकेंड तक एक स्मोक की एक लेयर को फॉर्म कर सकते हैं, जो कि दुश्मन के टैंक्स की नजर से हमारे टैंक्स को गायब करने में मदद कर सकते हैं और एक तरीके से दुश्मन को कुछ समय के लिए हमारे टैंक्स की एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चलने वाला। इन स्मोक ग्रेनेड्स को हमारी डीआरडीओ और हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया गया था और इनको फायर करने के बाद ये जो धुआं निकलेगा उससे हमारे टैंक की हीट सिग्नेचर को भी हाइड किया जा सकता है, जिस वजह से दुश्मन अपनी इंफ्रारेड सेंसर की मदद से हमारी टैंक्स की हीट सिग्नेचर को रीड नहीं कर पाएगा। हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी के डायरेक्टर KP मूर्ति जी की तरफ से बताया गया कि अभी इन ग्रेनेड्स को
कई बार टेस्ट किया जा चुका है और अभी आर्मी की सभी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी को अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को दिया जा चुका है, साथ ही अभी नागपुर के एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ भी इसकी टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा चुका है और अभी इसे मास प्रोड्यूस किया जाने वाला है। अब वर्तमान हमारे टैंक्स में भी जिन स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है उनमें एंटी थर्मल और एंटी लेजर जैसे सिस्टम मौजूद नहीं है। मतलब ये धुआं तो छोड़ते हैं लेकिन उनमें एंटी थर्मल या एंटी लेजर जैसे सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये भले ही विजुअली हमारे टैंक्स को कुछ समय के लिए हाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन की टैंक में लेजर और थर्मल सिस्टम मौजूद होगा तो वो इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जिन नए ग्रेनेड्स को डेवलप किया गया इनमें एंटी थर्मल और एंटी लेजर सिस्टम को डिफीट करने की काबिलियत मौजूद है और अभी तक इनको 45 डिग्री से लेकर -15 डिग्री की टेम्परेचर में सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है। पहले इनके एक लिमिटेड ऑर्डर को प्लेस किया गया था जिनको अभी आर्मी को डिलीवर किया जा चुका है और अभी एक्सटेंसिव टेस्ट को करने के बाद आर्मी की तरफ से इनको खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इसके अलावा इन ग्रेनेड्स की एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है और उम्मीद है कि आगे चल के इनके लिए ऑर्डर को भी प्लेस किया जाने वाला है, जो कि मास ऑर्डर होने वाले हैं। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लेके रिसेंटली 3 सालों के अंदर हुए 2 बड़े बड़े लड़ाई के दौरान ये देखने को मिला है कि टैंक्स जिनको आर्मी के सबसे सेफ या मजबूत रेजिमेंट माना जाता था वो अभी सबसे कमजोर यूनिट साबित हो रहे हैं और कोई भी 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक अभी 3rd जनरेशन या इवन 2nd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सामने नहीं टिक पा रहे और इसी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई में और रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई में रशियन टैंक को काफी नुकसान हुआ था और अभी ये सिर्फ रशियन टैंक के साथ ही होगा ये फिक्स नहीं है, क्योंकि आगे चल के इनके सामने कोई भी वेस्टर्न टैंक होगा या चाइनीज ओरिजिन टैंक होगा तो उनके साथ भी सेम हालत होने वाला है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने हेलीकॉप्टर्स को नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप करने का फैसला किया जा रहा है। अब नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक मिसाइल्स की बात करें तो ये वो मिसाइल्स होते हैं जिनको दुश्मन को विजुअली देखे बिना ही फायर किया जा सकता है और इनकी रेंज 30 से 32 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। किसी भी आर्म्ड सपोर्ट मिशन में जब हेलीकॉप्टर या कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपनी ग्राउंड यूनिट को क्लोज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और दुश्मन की टैंक्स या आर्मर्ड यूनिट के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए जाते हैं तो तब दुश्मन की तरफ से भी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से या शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने का खतरा बना रहता है, जिसकी रेंज मैक्सिमम 4 से 6 किलोमीटर के बीच ही होने वाली। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने हेलीकॉप्टर में जिन नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है वो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आए बिना ही उनके ऊपर स्ट्राइक करने की काबिलियत देने वाला है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में इजरायली ओरिजिन स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की लॉन्ग रेंज वेरिएंट को इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिनकी रेंज 30 से 32 किलोमीटर तक होने वाली है। बताया जा रहा है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पहले ही खरीदा जा चुका है और जिनकी डिलीवरी अभी भारत को मिलना शुरू हो चुका है। अभी इनको इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट करके डिप्लॉय करने की बात भी किया जा रहा है। इसके अलावा आगे चल के हमारे रुद्र लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी इस कैटेगरी की नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने के बारे में सोचा जा रहा है। और वैसे भी हेलिना या ध्रुवास्त्र जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हमारे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने के बाद भी हमारे इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स की स्टैंड अप कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट उड़ीसा से रिलेटेड है और मुझे लगता है कि इस अपडेट को जो भी उड़ीसा से देखेंगे उनको काफी प्राउड फील होने वाला है, क्योंकि अभी हम उड़ीसा के सबसे चहेते और लीजेंडरी चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक जी के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे। आप सबको ये बात पता होगा कि 1947 में डच की तरफ से इंडोनेशिया को रिकैप्चर करने की कोशिश किया जा रहा था, तो उसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर श्री बिजू पटनायक जी को इंडोनेशिया से उनके प्राइम मिनिस्टर सुल्तान शरीर और उनके वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हत्ता को भारत में लाने के लिए कहा गया था और बिजू पटनायक जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया था। उस दौरान डच की तरफ से वार्निंग दिया गया कि अगर कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट जाके इंडोनेशिया से उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश करेगा तो उनकी प्लेन को वहीं पे मार के गिराया जाएगा। और इस तरीके से पहले भी डच की तरफ से एक डकोटा एयरक्राफ्ट को मार के गिराया जा चुका था जिसमें इंडोनेशिया के ऑफिशियल्स मौजूद थे। लेकिन उसके बाद बिजू पटनायक जी की तरफ से भी डच को वार्निंग दिया गया था कि अगर उनकी एयरक्राफ्ट को कुछ भी हुआ तो उसके बाद भारत के ऊपर से कोई भी डच एयरक्राफ्ट ऐसे ही फ्लाई करके नहीं जा पाएगा और हर एक डच एयरक्राफ्ट को मार के गिरा दिया जाएगा। और उनका रुतबा इतना था कि वो और उनकी पत्नी जो कि एक सर्टिफाइड पायलट थी वो भारत से इंडोनेशिया गए थे
और जावा से इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट को सही सलामत लेके वापस आ गए थे, जिसके बाद उनको इंडोनेशिया में एक लीजेंड के तौर पर देखा जाने लगा और उनको भूमिपुत्र के नाम पर वहां पे संबोधित किया गया था। इसके बदले में बाद में इंडोनेशिया की तरफ से उनको काफी सारे ऑफर दिए गए थे, जमीन वगैरह वहां पे ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने ये सब लेने से इनकार कर दिया था। अब तब वो जिस एयरक्राफ्ट से भारत से जावा गए थे और वहां से उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके वाइस प्रेसिडेंट को लेके भारत वापस आए थे, उस एयरक्राफ्ट को भी वापस रिस्टोर करके भुवनेश्वर में लाने का फैसला किया जा रहा है। और अभी ये एयरक्राफ्ट कोलकाता की नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद है और इसी साल के अंत तक इसको भुवनेश्वर में लाने का फैसला किया गया है। ये एक डकोटा एयरक्राफ्ट है और तब बिजू पटनायक जी की तरफ से कर्लिंग एयरलाइंस के तौर पर अपनी एक एयरलाइन को भी फॉर्म किया गया था, जिसमें डकोटा एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा रहा था। फिर उसके बाद इनको एयर इंडिया के साथ मिला दिया गया था। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये बाकी सभी डकोटाज के मुकाबले काफ़ी अलग होने वाला है, खास होने वाला है और एक हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिस वजह से अभी इसको रिस्टोर करने का फैसला किया जा रहा है। और जैसे अभी इसको भुवनेश्वर में लाया जाएगा और इसको भुवनेश्वर में रखा जाएगा तो उसके बाद हम इसको तुरंत देखने के लिए जरूर जाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।